इंटर्नशिप का पहला दिन और सीधे जिंदगी मौत का मामला। इमरजेंसी रूम में एक मरीज लाया जाता है। बेसबॉल की गेंद उसके सिर में बुरी तरह धंसी हुई है। हालत क्रिटिकल है, हर सेकंड की कीमत है। लेकिन बदकिस्मती देखिए, हॉस्पिटल के सभी न्यूरोसर्जन कॉन्फ्रेंस में हैं। कोई सीनियर मौजूद नहीं। बचा कौन? सिर्फ एक नया इंटर्न कार्सन। कानून साफ कहता है, बिना सीनियर डॉक्टर के सर्जरी करना मना है। इलीगल। एक तरफ लॉ, दूसरी तरफ डाइंग पेशेंट। कार्सन इंतजार नहीं करता, वो रिस्क लेता है, सर्जरी शुरू कर देता है। पहले ही दिन अकेले। बाद में उसे डीन के ऑफिस में बुलाया जाता है। दिल की धड़कन तेज, आंखें झुकी हुई। उसे लगता है करियर खत्म। लेकिन सीन बदल जाता है। डांट नहीं, अप्रिशिएशन। उसकी परफॉर्मेंस देखकर उसे सीधे चीफ रेजिडेंट बना दिया जाता है। पहला दिन और प्रमोशन। लेकिन खुशी मनाने का समय नहीं मिलता। अगला केस उससे भी ज्यादा कठिन है। 4 साल की बच्ची, 1.5 साल की उम्र से एपिलेप्सी। अब हालत ये कि रोज लगभग 100 सीजर्स। वो ठीक से चल नहीं पाती, बोल नहीं पाती। कई डॉक्टर हार मान चुके हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं। उनकी आखिरी उम्मीद है डॉक्टर कार्सन। केस नया है, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई फिक्स ट्रीटमेंट नहीं। कार्सन रात भर रिसर्च करता है। मेडिकल बुक्स, रिसर्च पेपर्स, इंटरनेशनल स्टडीज सब खंगालता है। और आखिरकार उसे एक ऑप्शन दिखाई देता है, एक रिस्की सोल्यूशन। वो पेरेंट्स को बताता है, बच्ची के ब्रेन का बायां हिस्सा रिमूव करना पड़ेगा। सुनने में खतरनाक, लेकिन छोटे बच्चों के ब्रेन में रिकवरी पावर ज्यादा होती है। अगर सर्जरी सफल रही तो वो नॉर्मल लाइफ जी सकती है। साथ ही कार्सन साफ कहता है, वर्स्ट केस में शरीर का दाहिना हिस्सा पैरालाइज्ड हो सकता है, स्पीच जा सकती है। पेरेंट्स टूटते हैं, रोते हैं, फिर भी फैसला लेते हैं, यही आखिरी चांस है। कार्सन पर भारी प्रेशर है। यह उसके करियर की सबसे रिस्की सर्जरी है। हर स्टेप केयरफुली प्लान किया जाता है। 6 आवर्स की सर्जरी 12 आवर्स तक चलती है। ऑपरेशन टेक्निकली सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन बच्ची होश में नहीं आती। हॉस्पिटल में सन्नाटा है। पेरेंट्स दौड़ते हुए वार्ड की ओर आते हैं। पेरेंट्स के चेहरे पर डर साफ था, लेकिन कार्सन ने तुरंत स्थिति संभाली। लंबी सर्जरी के कारण ज्यादा ब्लड लॉस हुआ था, इसलिए बच्ची बेहोश थी। जान को फिलहाल कोई खतरा नहीं था। असली सवाल यह था कि होश आने के बाद वो बोल पाएगी या चल पाएगी। पूरा वार्ड इंतजार में था। कार्सन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि बच्ची की आंखें खुलती हैं और वो धीरे से बोलती है। उसी क्षण साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक सफल ऑपरेशन नहीं, मेडिकल हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है। जन्मजात मिर्गी के इलाज में ऐसी सफलता पहले कभी दर्ज नहीं हुई थी। इस एक कामयाबी ने काउंटलेस फैमिलीज को उम्मीद दी और साबित किया कि मॉडर्न मेडिकल साइंस दिमाग जैसे जटिल अंग पर भी असंभव को संभव बना सकती है। ये कहानी कल्पना नहीं, हकीकत है। इसके नायक हैं बेन कार्सन, जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन। उन्होंने जिस हेमिस्फेरेक्टमी टेक्निक को आगे बढ़ाया, वो आज भी सीवियर एपिलेप्सी के इलाज में एक प्रभावी विकल्प मानी जाती है। अपने करियर में उन्होंने सैकड़ों बच्चों को नई जिंदगी दी। लेकिन इस सफलता के पीछे एक ऐसा अतीत छिपा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। बचपन में यही कार्सन पढ़ाई में बेहद कमजोर था। टीवी का इतना शौक कि किताबों से रिश्ता लगभग खत्म हो गया। क्लास में सबसे नीचे, एग्जाम्स में लगभग हर बार असफल। नतीजा ये कि टीचर और क्लासमेट्स दोनों उसका मजाक उड़ाते। रंग और गरीबी की वजह से भी उसे नीचा दिखाया जाता। लगातार अपमान ने उसके भीतर गुस्सा भर दिया और एक दिन वो फट पड़ा। एक लड़के से झगड़े में उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। मामला गंभीर था, पर स्कूल ने सख्त सजा देने के बजाय उसकी मां सोनिया को रिपोर्ट कार्ड थमा दिया और चेतावनी दी कि बेटे को संभालें। सोनिया ने सिचुएशन समझ ली। कार्सन ने माफी मांगी, पर पढ़ाई में कमजोरी की बात कबूल की। जांच करने पर 2 असली कारण सामने आए। पहला, टीवी के सामने घंटों बैठने से उसकी आईसाइट इतनी खराब हो चुकी थी कि बोर्ड पर लिखा दिखाई ही नहीं देता था। दूसरा, टीवी की लत ने पढ़ने का समय छीन लिया था। सोनिया ने 2 फैसले किए जो जिंदगी बदलने वाले साबित हुए। बचत से चश्मा खरीदा और घर में सख्त नियम बनाए। हर हफ्ते 2 किताबें, वीकेंड पर रीडिंग रिपोर्ट और सीमित टीवी। चश्मा लगते ही कार्सन को पहली बार साफ दिखाई देने लगा। साथ ही डिसिप्लिन ने उसकी सोच बदल दी। धीरे धीरे उसके मार्क्स सुधरने लगे। कॉन्फिडेंस लौटा। वही लड़का जो कभी मजाक का पात्र था, अब स्टेज पर खड़ा होकर आत्मविश्वास से बोलने लगा। टीचर्स ने भी उसकी मेहनत को स्वीकार किया। यहीं से उसके भीतर सीखने की ऐसी भूख जगी जो फिर कभी नहीं रुकी, और वही जिज्ञासा आगे चलकर उसे मेडिकल जीनियस बना गई। यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी डॉक्टर बेन कार्सन के जीवन पर आधारित फिल्म गिफ्टेड हैंड्स की है।
ये हमें सिखाती है कि कैसे सही मार्गदर्शन और अटूट संकल्प से एक कमजोर छात्र भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सर्जन बन सकता है। पुराने दार्शनिकों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक कार्सन सबको पढ़ता है, समझता है और अपनी सोच में उतारता है। रात की लाइब्रेरी उसके लिए किसी मंदिर से कम नहीं। वो किताबों को सिर्फ पढ़ता नहीं, उन्हें जीता है। यही लगातार पढ़ाई उसके दिमाग में एक अनोखा सिस्टम बना देती है, ऐसा सिस्टम जो हर छोटी जानकारी को पकड़कर उसे एक बड़ी तस्वीर में जोड़ देता है। अब वो किसी भी समस्या को केवल ऊपर ऊपर से नहीं देखता, बल्कि उसकी जड़ तक पहुंचकर अलग अलग एंगल से सोच सकता है। उसकी क्रिएटिविटी और क्लैरिटी देखकर लोग चकित रह जाते हैं। एक दिन साइंस लैब में टीचर एक काला पत्थर दिखाकर पूछता है कि ये क्या है। पूरी क्लास खामोश रहती है, लेकिन कार्सन आत्मविश्वास से हाथ उठाता है और सही जवाब देता है। जब टीचर अगला सवाल पूछता है कि ये पत्थर बना कैसे, तो कार्सन इतनी डिटेल और लॉजिक से समझाता है कि टीचर भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। क्लास के बाद वो उसे अलग से रोकता है। कार्सन को लगता है शायद कोई गलती हो गई, पर टीचर उसे माइक्रोस्कोप के पास ले जाता है। जैसे ही वो लेंस से झांकता है, सूक्ष्म और रंगीन दुनिया उसकी आंखों के सामने खुल जाती है। उसी क्षण उसके भीतर एक दिशा तय हो जाती है। मेडिसिन सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, उसका फ्यूचर बन जाता है। उस दिन के बाद उसकी पढ़ने की भूख और बढ़ जाती है। मार्क्स तेजी से ऊपर जाने लगते हैं और जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे वे पीछे छूटने लगते हैं। 8वीं कक्षा में वो पूरे स्कूल का सबसे बड़ा एकेडमिक अवार्ड जीत लेता है। स्टेज पर प्रिंसिपल खुद उसे सर्टिफिकेट देती हैं और ऑडियंस में बैठी सोनिया की आंखों में गर्व साफ दिखाई देता है। लेकिन समारोह के बीच मिसेस ग्रॉसमैन माइक लेकर उसके गरीब बैकग्राउंड का जिक्र करती हैं और इशारा करती हैं कि वो इस सम्मान के लायक नहीं। ये खुला भेदभाव था, पर हॉल में कोई विरोध नहीं करता। उसी पल सोनिया समझ जाती है कि टैलेंट के बावजूद यहाँ उसके बेटे को बराबरी नहीं मिलेगी, इसलिए वो अपनी बचत लगाकर उसे नए स्कूल में दाखिला दिलाती है। नई जगह नई चुनौती लेकर आती है। पहले दिन ही कुछ लड़के उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं, पर इस बार कार्सन चुप नहीं रहता। वो इतनी समझदारी से जवाब देता है कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाता है। धीरे धीरे वही लड़का हाथ बढ़ाकर दोस्ती का प्रस्ताव देता है और कार्सन उनके ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। यही साथ आगे चलकर उसकी जिंदगी में नया मोड़ लाता है, क्योंकि किशोरावस्था की दहलीज पर खड़े कार्सन को अब गलत संगत का असर महसूस होने लगता है और उसका स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगता है। धीरे धीरे वो सीधा सादा कार्सन बदलने लगता है। अब उसे अपने पुराने कपड़े चुभते हैं और वो माँ से शिकायत करता है कि दोस्तों के सामने शर्म आती है। सोनिया के पास पैसे कम है, पर समझ गहरी है। वो समझाती है कि इंसान की कीमत कपड़ों से नहीं तय होती। लेकिन किशोर मन को ये सलाह उपदेश लगती है। कार्सन चिढ़ जाता है, दरवाजा पटककर बाहर निकल जाता है। फिर भी सोनिया अपनी बचत से उसके लिए नई पैंट खरीद लाती है, ताकि बेटे को अपमान न सहना पड़े। अगली सुबह जब वो पैंट अलमारी में ही टंगी रह जाती है और कार्सन कड़वे शब्द बोल देता है, तो सोनिया का दिल टूटता है। सौभाग्य से उसे जल्दी एहसास हो जाता है कि गलत संगत और अहंकार उसकी सोच को बदल रहे हैं। यह बगावत का दौर था, पर उसी दौर ने उसे आत्मचिंतन भी सिखाया। समय के साथ पढ़ाई फिर उसकी प्राथमिकता बनती है और शानदार अंकों के साथ वो येल यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल में दाखिला पा लेता है। वहां उसकी हाथ आंख का तालमेल और एनालिटिकल थिंकिंग उसे लगातार टॉप 3 छात्रों में रखती है, जिससे स्कॉलरशिप मिलती रहती है, जो जरूरी भी है, क्योंकि सोनिया अब पहले की तरह मेहनत करने में सक्षम नहीं। कार्सन जल्दी सफल होकर मां का सहारा बनना चाहता है, लेकिन केमिस्ट्री उसके लिए दीवार बन जाती है। जब वो लगभग हार मानने वाला होता है, तब उसकी गर्लफ्रेंड कैंडी एक सवाल पूछती है जो उसकी सोच बदल देता है। वो लेक्चर बेस्ड पढ़ाई छोड़कर सेल्फ स्टडी पर ध्यान देता है, स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाता है और हर वीकेंड लाइब्रेरी में अभ्यास करता है। नतीजा ये कि केमिस्ट्री में उसके मार्क्स तेजी से ऊपर जाते हैं और फाइनल एग्जाम में लगभग पूर्णांक लेकर वो साबित कर देता है कि तरीका बदलो तो परिणाम बदलते हैं। ग्रेजुएशन के बाद उसे जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल में इंटरव्यू का मौका मिलता है, जहां हर साल सैकड़ों ब्रिलियंट ग्रेजुएट्स आवेदन करते हैं, पर न्यूरोसर्जरी में जगह केवल 2 को मिलती है। कठिन सवालों और जानबूझकर बनाए गए प्रेशर के बीच कार्सन शांत रहता है और यही गुण उसे अलग पहचान देता है। चयन के साथ ही उसके करियर का निर्णायक अध्याय शुरू होता है। पहले दिन की साहसी सर्जरी ने उसे पहचान दी और आगे चलकर उसी ने हेमिस्फेरेक्टमी जैसे जटिल ऑपरेशन की दिशा तैयार की। जैसे जैसे उसकी रेप्यूटेशन इंटरनेशनल मेडिकल कम्युनिटी में बढ़ती है, केसेस भी कठिन होते जाते हैं। फिर जर्मनी से एक लगभग असंभव चुनौती आती है, सिर से जुड़े जुड़वां बच्चे, जिन्हें दुनिया में कहीं सफलतापूर्वक अलग नहीं किया गया था। जोखिम यह है कि ऑपरेशन में एक या दोनों की जान जा सकती है। जब कार्सन उन बच्चों और उनके माता पिता की बेबसी देखता है कि तो स्थिति की गंभीरता समझते हुए भी पीछे नहीं हटता। मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनका जुड़ाव मुख्यतः ब्रेन स्तर पर है, बाकी अंग अलग अलग हैं। यही तथ्य उसे उम्मीद देता है और वह इस असाधारण सर्जरी की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। यह बेन कार्सन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। जर्मनी के बिंडर ट्विन्स पैट्रिक एंड बेंजामिन को अलग करना एक ऐसा चैलेंज था जिसे उस वक्त की दुनिया नामुमकिन मानती थी।
रिपोर्ट से साफ था कि सर्जरी दिखने जितनी जटिल नहीं, असली चुनौती कुछ और थी। दिमाग के जुड़े हुए नर्व टिश्यू को अलग करना तकनीकी रूप से संभव था, लेकिन छोटे बच्चों के शरीर में खून की मात्रा बहुत कम होती है और लंबी सर्जरी के दौरान अत्यधिक ब्लड लॉस ही पहले के सभी प्रयासों की विफलता का कारण बना था। यदि ब्लीडिंग को नियंत्रित करने का तरीका मिल जाए तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ सकती थी। समस्या ये थी कि दुनिया के अनुभवी विशेषज्ञ भी इसका समाधान नहीं खोज पाए थे और असफलता की स्थिति में न केवल कार्सन बल्कि जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग जाती। दबाव बढ़ता गया और कार्सन महीनों तक रिसर्च में डूबा रहा, पर समाधान हाथ नहीं आया। डेडलाइन बढ़ानी पड़ी। फिर एक साधारण रात, जब वो बिलियर्ड्स खेलकर मन हल्का कर रहा था, गेंद के पॉकेट में गिरते ही उसे माँ का वो दृश्य याद आया जब वो नल बंद कर पानी रोक देती थीं। उसी क्षण विचार चमका, अगर खून के प्रवाह को अस्थायी रूप से रोका जा सके तो ब्लीडिंग नियंत्रित हो सकती है। यही सोच उसे हाइपोथर्मिक कार्डियक अरेस्ट की तकनीक तक ले गई, जो कार्डियक सर्जरी में पहले से प्रयोग हो रही थी। सिद्धांत स्पष्ट था, शरीर का तापमान कम कर दिल को सीमित समय के लिए रोका जाए ताकि नसों को अलग कर पुनर्निर्माण किया जा सके। नियंत्रित जोखिम के साथ लगभग 1 घंटे का सुरक्षित समय मिल सकता था। राउश दंपति ने अंततः सहमति दी और सर्जरी की तैयारी किसी युद्ध स्तर की योजना की तरह शुरू हुई। हर उपकरण के बैकअप, इमरजेंसी पावर सप्लाई, अलग अलग विशेषज्ञों की सिंक्रोनाइज टीम्स, एनेस्थीजियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, न्यूरोसर्जन, कुल मिलाकर 50 सदस्य। बार बार रिहर्सल हुई, हर संभावित समस्या के लिए कंटिजेंसी प्लान तैयार किया गया। पहले चरण में कार्डियक टीम ने 3 घंटे की तैयारी की ताकि जरूरत पड़ने पर दिल तुरंत रोका जा सके। उसके बाद कार्सन की अगुवाई में न्यूरोसर्जरी टीम ने बाहरी हिस्से को अलग करने का काम शुरू किया और 6 घंटे की सावधानीपूर्ण प्रक्रिया के बाद साझा टिश्यू तक पहुंची। यही सबसे नाजुक क्षण था। छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। कार्सन का संतुलित निर्णय और स्टेडी हैंड्स बार बार स्थिति संभालते रहे, लेकिन 6 घंटे अचानक ब्लीडिंग तेज हो गई और ऑपरेशन थिएटर में तनाव भर गया। समय गंवाए बिना कार्सन ने दिल रोकने का आदेश दिया। कुछ डॉक्टरों ने जोखिम का हवाला देकर विरोध किया, पर कार्सन जानता था कि यही एक विकल्प बचा है। निर्णय लिया गया और दिल अस्थायी रूप से रोक दिया गया। अगले 20 मिनट पूरे ऑपरेशन के सबसे निर्णायक क्षण थे। 50 लोग सांस रोके खड़े थे और कार्सन अपनी पूरी एकाग्रता से नसों को अलग कर पुनर्निर्माण में लगा रहा। अंततः सेपरेशन सफल रही। दोनों बच्चे अब स्वतंत्र शरीर और अलग दिमाग के साथ जीवित थे। लेकिन सर्जरी अभी समाप्त नहीं हुई थी, असली परीक्षा अब भी बाकी थी। माहौल अचानक और ज्यादा टेंस हो जाता है क्योंकि कार्डियक अरेस्ट की टाइम लिमिट अब खत्म होने वाली है। दिल को सिर्फ 1 घंटे तक रोका जा सकता है और वो कीमती वक्त तेजी से हाथों से फिसल रहा है। टीम को अब दोनों बच्चों के दिमाग की नसों और खून की नालियों को रिकंस्ट्रक्ट करना है, वो भी मिनटों में, जबकि नॉर्मल कंडीशंस में यही काम घंटों ले सकता था। ऑपरेशन अपने आखिरी 1.5 मिनट में पहुंच चुका है और हर सेकंड भारी पड़ रहा है। तभी इसी निर्णायक पल पर कार्सन की आंखों के सामने अचानक अंधेरा छाने लगता है। 12 घंटे से ज्यादा लगातार खड़े रहने की थकान, मानसिक दबाव और शरीर की टूटन एक साथ उस पर टूट पड़ती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, सिर घूमने लगता है और एक पल के लिए उसे लगता है कि अब वो गिर जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी क्षण उसके भीतर एक आवाज गूंजती है, उसकी मां सोनिया की आवाज। वही शब्द, वही नसीहतें, तू हार नहीं सकता, तू पहाड़ है, घास नहीं, कभी हिम्मत मत हार। और जैसे ही ये शब्द उसके दिमाग में उतरते हैं, प्रेशर अचानक ताकत में बदल जाता है। उसकी आंखें फिर से फोकस करती हैं, हाथ स्थिर हो जाते हैं। आखिरी 5 सेकंड, 4 3 2 1 और काम पूरा। दिमाग की नसें और रक्त नलिकाएं सफलतापूर्वक रिकंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं। उसी क्षण कार्डियोथोरैसिक सर्जन बिना 1 सेकंड गवाए दोनों बच्चों के दिल फिर से चालू कर देते हैं। पहले एक मॉनिटर पर हल्की सी धड़कन उभरती है, फिर दूसरे पर। जो मशीनें अभी तक फ्लैटलाइन दिखा रही थीं, वे फिर से ऊपर नीचे होने लगती हैं। बीप बीप बीप। और इसका मतलब साफ है, 22 घंटे लंबी चली ये सर्जरी पूरी तरह कामयाब रही। ऑपरेशन थिएटर में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है, फिर राहत की सांसें और कई आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। अब बस प्लास्टिक सर्जन्स को सिर की स्किन की मरम्मत करनी है और फिर दुनिया को बताया जा सकता है कि मेडिकल साइंस ने ब्रेन सेपरेशन सर्जरी के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। पूरी तरह निचुड़ा हुआ, थका हुआ कार्सन जब ऑपरेशन रूम से बाहर आता है तो उसके चेहरे पर थकान साफ दिखती है, लेकिन आंखों में जीत की चमक है। आराम करने से पहले वो सीधे राउश दंपति के पास जाता है, जिनके चेहरों पर घंटों से जमी चिंता अब भी साफ झलक रही है। वो सिर्फ एक वाक्य कहता है, बच्चे ठीक हैं। और उस एक वाक्य के साथ ही उनके आंसू बह निकलते हैं। वे उसे गले लगा लेते हैं। जब कार्सन अस्पताल से बाहर कदम रखता है तो बाहर मीडिया की भीड़ खड़ी है। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स, अखबारों के रिपोर्टर्स, मेडिकल कम्युनिटी, सब उसे जीनियस कह रहे हैं। लेकिन कार्सन कैमरों की तरफ देखता तक नहीं।
वो सीधे दो औरतों की ओर बढ़ता है और उन्हें कसकर गले लगा लेता है। एक उसकी माँ सोनिया और दूसरी उसकी पत्नी कैंडी, क्योंकि वो जानता है कि आज वो जो भी है इन दोनों की वजह से है। सोनिया की अपनी कहानी भी किसी संघर्ष से कम नहीं थी। उसने गलत इंसान से शादी की थी, एक ऐसा आदमी जिसकी 2 बीवियां थीं और जो गैरकानूनी कामों में शामिल था। जब सच सामने आया तो सोनिया ने हिम्मत दिखाई, बच्चों को लेकर उसे छोड़ दिया और अकेले 2 बेटों की परवरिश का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। कम कमाई, ज्यादा खर्च और जिंदगी का भारी दबाव, इन सब ने उसे गहरे डिप्रेशन में धकेल दिया। कई बार उसने अपनी जिंदगी खत्म करने तक के बारे में सोचा, लेकिन हर बार अपने बच्चों के चेहरे ने उसे रोक लिया। उसे पता था कि अगर वो हार गई तो इन बच्चों का कोई नहीं रहेगा। उसने अपनी इच्छा शक्ति, अपने प्यार और अपनी जिद से उस अंधेरे को हराया, और वही बच्चे आज दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। एक बेटा बना दुनिया का मशहूर न्यूरोसर्जन जिसने मेडिकल मिरेकल कर दिखाया, और दूसरा बना एक सफल आर्किटेक्चर इंजीनियर। बचपन में जिनके पास न पैसा था, न सुविधाएं, न पिता का साया, आज वही दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। और ये सब एक माँ की ताकत की वजह से संभव हुआ। तो इस कहानी से बस एक बात साफ है, हालात चाहे कितने भी खराब हों, अगर तुम्हारे अंदर लगन है, अगर तुम्हारे साथ सच्चा प्यार करने वाले लोग हैं, और अगर तुम हार मानने से इनकार कर दो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तकलीफें हमेशा के लिए नहीं आती। कभी कभी जिंदगी सबसे बुरी स्क्रिप्ट लिखती है, लेकिन तुम्हें वही एक्टर बनना पड़ता है जो उस स्क्रिप्ट को भी हिट बना दे। कार्सन की कहानी यही सिखाती है, फर्क नहीं पड़ता तुम कहां से आए हो, फर्क पड़ता है कि तुम हार मानते हो या नहीं। ये कहानी गिफ्टेड हैंड्स द बेन कार्सन स्टोरी की पूरी यात्रा है। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि एक शिक्षक की प्रेरणा और एक माँ का विश्वास दुनिया को बदल सकता है।